वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लेक्चर सीरीज़ का आज हम टॉपिक नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है द कॉजेज़ ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसके जितने भी कॉजेज़ हैं मेन उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, और हम इम्पोर्टेंस क्या है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। तो ये एक फाइनल ब्लो था मुग़ल एम्पायर का। मुग़ल एम्पायर जो कि नॉमिनल थी, बस नाम की थी वहाँ पे, तो वो जो नाम की थी वो भी ख़त्म कर दी गई थी 1857 की जंग आज़ादी के बाद। उसके अलावा ये जो 1857 की जंग आज़ादी है ये एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन थी। ट्रांजिशन बेसिकली किस चीज़ की थी? दो सिविलाइजेशंस के दरमियान, कि एक सिविलाइजेशन ख़त्म कर दी गई, नई सिविलाइजेशन को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसके बाद एक नया एजुकेशनल सिस्टम आया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और एक नई फ़िलासफ़ी लाइफ की आ गई वहाँ पे, एक नई तरह से ज़िंदगी शुरू हो गई। तो पहले एक बिल्कुल डिफरेंट थी, और इंडियन इंडिपेंडेंस वार जो है 1857 के बाद एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ज़िंदगी गुजारने लगे लोग। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये इवेंट। उसके अलावा ये जो वॉर थी ये बेसिकली इसकी नेचर ये थी कि ये एक रिलीजियस और नेशनल वॉर थी। इसको और भी कई नाम दिए जाते हैं, लेकिन ये बेसिकली रिलीजियस वॉर थी, यानी रिलीजियस इमोशंस हर्ट हुए थे नेटिव लोगों के, उसकी वजह से इन्होंने वॉर की ख़ुद को यानी कि आज़ाद करवाने के लिए। और दूसरा उनके नेशनल इमोशंस जो थे वो भी हर्ट हो गए थे, वो भी नेशनली वो भी अपनी इंडिपेंडेंस को लेके बड़े कंसर्न थे, इसलिए उन्होंने नेशनल अपनी इंडिपेंडेंस को बहाल करने के लिए भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ी। तो ये रिलीजियस और नेशनल वॉर थी बेसिकली। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो ये है, जो कि आगे हम इसके कॉजेज़ वन बाई वन डिस्कस करेंगे। उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि वो कोई एक वजह नहीं थी, कई वजूहात थी, कई कॉजेज़ थी जो कि कंपाउंड इफ़ेक्ट की शक्ल में ज़ाहिर हुई। यानी कि कंपाउंड इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि होते होते होना किसी काम का, यानी कि ये जो इमोशंस थे, ये जो नफ़रत थी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, ये कोई एक दिन में या कुछ अरसे में नहीं, बल्कि ये सदियों पुरानी थी। यानी कि जब से वो आया था वो सालों पुरानी एक नफ़रत थी, जो पक पक के एट द एंड एक ऐसा बॉम्ब बना जो कि फट गया 1857 में। तो ये जो कंपाउंड इफ़ेक्ट था उन कॉजेज़ का वो फटा, और फिर ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वॉर के जो कॉजेज़ थे वो क्या थे। तो वन बाय वन हम हर कॉज को डिस्कस करते हैं। कुछ रिलीजियस कॉजेज़ हैं, कुछ नेशनल कॉजेज़ हैं, तो हम सब कॉजेज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काज है वो है इनह्यूमन एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट विद इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी। इसमें बेसिकली ये था कि ये जो इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स से मुराद ये है कि जो ब्रिटिश जो आर्मी थी उसमें कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स थे और कुछ नेटिव मुकामी सोल्जर थे जो कि मुसलमान थे या हिंदू थे। तो वो जो मकामी थे वो तादाद में ज़्यादा थे, वो तकरीबन 3.25 लाख जो उनकी आर्मी थी उसमें एट दैट टाइम 1857 की बात हो रही है। तो उस 3.25 लाख की आर्मी में तकरीबन 2.5 लाख जो थे वो नेटिव थे, मकामी थे सोल्जर्स, जिनमें के कुछ मुसलमान थे, कुछ हिंदू थे, और बाकी तकरीबन को 50 या 60 हज़ार जो थे उनके सोल्जर्स वो गोरे थे, यानी ब्रिटिशर्स थे। तो तादाद ज़्यादा होने के बावजूद भी जो नेटिव मकामी जो सोल्जर्स थे उनके साथ जो बड़ा ही एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किया जाता था, उनके साथ अच्छा यानी बर्ताव नहीं किया जाता था फ़ौज के अंदर। तो ये एक बड़ी वजह थी, एक बड़ी वजह थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। यानी कि उनके अंदर इमोशंस, नफ़रत पैदा हो गई थी अपने ही रूलर या अपने ही आप कह सकते हैं कि अपने ही मालिक, अपने ही मास्टर के ख़िलाफ़। तो कुछ 2-3 चीज़ें हैं हम जो डिस्कस करते हैं। तो सर जॉर्ज बार्लो थे, ये आप कह सकते हैं एक तरह के केयर टेकर, या कुछ अरसे के लिए ये आए थे, गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के। तो इन्होंने आते ही जनाब एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल किस्म का हुक्म जारी कर दिया, और वो ये था कि आर्मी में किसी भी सिपाही को, किसी भी सोल्जर को तिलक यूज़ करने की इजाज़त नहीं होगी और साफा सर पे पहनने की इजाज़त नहीं होगी। 1806 में इन्होंने ये कहा था। ये एक्टिंग क्या कहते हैं गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज बार्लो इंडिया के। इन्होंने 1806 में कहा था कि तिलक और साफा यूज़ नहीं कर सकते सोल्जर्स। अब तिलक जो है ये एक मज़हबी इसकी इंपॉर्टेंस है। हिंदू रिलीजन में ना तिलक होता है, वो लगाया जाता है। तो हिंदूज़ के लिए ये एक बड़ी तकलीफ दे बात थी कि उनको तिलक लगाने से मना कर दिया गया। और साफ़ा जो है वो हमारा एक सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन है साफ़ा सर पे पहनना। तो उससे भी जो सोल्जर्स थे वो नाराज़ थे कि हमें साफ़ा से क्यों मना किया गया। तो ये एक एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट पैदा हुआ यहाँ पे। और यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि जो ब्रिटिशर रूलर थे वो कितने नैरो माइंडेड थे।
उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें डिस्कस करने की वो ये है कि जो सैलरीज थी उसमें ह्यूज डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था कि गोरे जो सिपाही होते थे उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा होती थी और उसी रैंक का जो मकामी सिपाही होता था उसकी सैलरी बहुत कम होती थी। तो सैलरी में भी इनके दरमियान फ़र्क किया जाता था। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि हिंदू रिलीजन में ओवरसीज़ वेज जो होती है यानी कि समंदर पार जो सफ़र होता है वो एक तरह का सिन है, एक तरह का गुनाह है या प्रोहिबिट है, उनके रिलीजन में लॉ नहीं है या उसको वो बुरा समझते हैं। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण हिंदू सोल्जर्स थे उनको भी फोर्स किया जाता था कि ओवरसीज़ वोएज करें यानी कि समंदर पार सफ़र आप कर लें। तो ये इससे वो उनके जो रिलीजियस इमोशंस थे, जो मजहबी जो उनके इमोशंस थे वो हर्ट हो जाते थे। तो ये बहुत सी चीज़ें मिल के आर्मी के अंदर ही जो सोल्जर्स थे उनके दिल में ये एक नफ़रत पैदा कर रही थी गोरे के ख़िलाफ़, अपने मालिक गोरे के ख़िलाफ़। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी, यानी इसमें भी कंपाउंड इफेक्ट है कि आहिस्ता आहिस्ता होते होते ये छोटी छोटी चीज़ें मिलती गई और उनकी नफ़रत दिन ब दिन बढ़ती गई और ये जो नफ़रत का बम था वो फिर 1857 की जंग आज़ादी में फूटा। वो कैसे फूटा कि फिर म्यूटनी हुई यानी कि बगावत हुई, रिबिलियन हुआ। तो ये एक रीज़न थी। उसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट रीज़न थी वो ये थी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो गोरे थे वो बेसिकली आए तो ट्रेड करने थे या उनके जो बेसिक गोल्स थे वो तो इकोनॉमी को लेके थे ना कि उन्होंने पैसा कमाना था इंडिया से, लेकिन उसके साथ साथ वो एक और बड़ा नुकसान कर रहे थे यहाँ पे नेटिव मकामी लोगों का, और वो ये था कि उनके मज़हब में मुदाखलत की जा रही थी। यानी कि हिंदू और मुसलमान जो थे दोनों के मज़ाहिब में मुदाखलत की जा रही थी। और मुदाखलत कैसे हो रही थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे मिशनरीज जो होते थे, क्रिश्चियन मिशनरी जो होते थे उनको यहाँ पे लाते थे और उनकी अपनी ही यानी कि अपने ही पावर के थ्रू यानी अपनी पावर को यूज़ करते हुए उनको बड़ा ही एक साजगार माहौल दे देते थे जिसमें वो फिर अपनी रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते थे, उसकी तबलीग कर सकते थे मकामी लोगों में। तो ये एक बड़ी तकलीफ दे बात थी दोनों बड़े रिलीजन्स के लिए, यानी मुसलमानों के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी, कि उनके मज़हब के लोगों को एक तीसरा मज़हब जो है वो दिया जा रहा है या उस पर ले जाया जा रहा है। तो इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मैंगल्स जो थे उन्होंने 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्पीच में कहा था कि प्रोविडेंस हैज़ बेस्टोर्ड अपॉन अस द एम्पायर ऑफ इंडिया सो दैट द बैनर ऑफ क्राइस्ट शुड वेव ट्रायम्फेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ इंडिया टू अदर। यानी वो कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन मैंगल्स, वो कहते हैं कि खुदा ने हमें इंडियन एम्पायर इसीलिए दिए है कि उसमें यसु मसीह यानी क्राइस्ट जो हैं उनका झंडा लहराए। यानी बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि इंडिया हमें इसलिए मिला, खुदा की तरफ से इंडिया में इसलिए मिला है कि वहाँ पे सारे के सारे लोगों को क्रिश्चियन कर दिया जाए। तो ये एक जो मज़हब में मुदाखलत थी ये दोनों मुसलमानों और हिंदुओं के लिए बड़ी तकलीफ दे बात थी। तो ये भी एक बड़ी वजह थी मुकामी लोगों की अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ खड़े होने में 1857 की जंग अज़ीम में, यानी कि उनके मज़हब में मुदाखलत की वजह से। और सर सैयद अहमद ख़ान की अगर पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो सर सैयद अहमद ख़ान ने वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इसके ऊपर एक अपना ट्रिटाइज़ लिखा था, उसका नाम है द कॉजेज़ ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। तो उन्होंने उसमें उनकी जो सबसे बड़ी थीसिस स्टेटमेंट है ना, जो सबसे बड़ा उनका पॉइंट है वो यही है, वो कहते हैं कि ये जो रिलीजियस मुदाखलत है ना गोरे की, वो सबसे बड़ी वजह है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, कि लोग गोरे के ख़िलाफ़ इसलिए खड़े हुए ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ या ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ कि वो लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते थे, अपना इकनॉमिक डिस्ट्रक्शन भी बर्दाश्त कर सकते थे, इकनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन वो नहीं बर्दाश्त कर सकते थे तो अपने मज़हब में मुदाखलत, तो इसलिए वो लोग उठ खड़े हुए। तो ये सबसे ज़्यादा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो इंपॉर्टेंट कॉजेज़ आप कह सकते हैं वो थे रिलीजियस। उसके अलावा कुछ पॉलिटिकल थे, कुछ इकोनॉमिक थे, तो उन कॉजेज़ को भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो उनमें पॉलिटिकल कॉजेज़ में लॉर्ड डलहौजी जो हैं उनका एक डेक्री था कि बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं ये आखिरी मुग़ल एम्पायर होंगे, यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र के बाद रेड फोर्ट जो है उसमें कोई इसके बाद इसका कोई हेयर नहीं होगा, यानी कि वारिस से आके नहीं बैठ सकता और कह सकता कि जी मैं मुग़ल एम्पायर हूँ, ये जो एम्पायरशिप है इसको ख़त्म किया जाए। लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा था, यानी बहादुर शाह ज़फ़र के बाद उसके किसी भी बेटे को रेड फोर्ट में, लाल किले में एम्पायर बन के, मुग़ल एम्पायर बन के नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी डलहौजी की, और इससे जो लोग थे उनके सेंटिमेंट्स बड़े हर्ट हुए
और उनको अपना जो मुकामी एक नॉमिनली सही बराए नाम ही सही, लेकिन उनको अपनी वो जो एक पहचान थी, शनाख्त थी, वो ख़त्म होती हुई नज़र आई। तो वहाँ पे एक दिल के अंदर एक नफ़रत पैदा हुई जो कि बाद में एक फिर बम बन के फूटी। तो ये भी एक कॉज थी, पॉलिटिकल कॉज थी लेकिन एक कॉज थी। उसके अलावा फोर्स्ड एनेक्सेशंस हो गई थी स्टार्ट। जनाब गोरे ने ज़ोर ज़बरदस्ती से एक के बाद दूसरी स्टेट जो थी वो अपने एम्पायर के अंदर जम करना शुरू कर दी थी। और इस एनेक्सेशन प्रोसेस में बहुत सी स्टेट्स को उन्होंने बड़े ही दो नंबरी तरीक़ों से, बड़े ही फ्रॉड तरीक़ों से आप कह सकते हैं, अपने अंदर जम कर लिया। और इसमें एक केस को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, बाकी और भी बहुत सी स्टेट्स हैं लेकिन केस हम देख लेते हैं अवध का। अवध जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट थी और ये किसी फॉर्म में अभी तक यानी कि खुद मुख्तार थी, बहुत ही अजीब शक्ल में लेकिन थी, तो नॉमिनली सी लेकिन थी। तो अवध को एनेक्स करने का इनका जो तरीका था वो बड़ा बहुत ही शॉकिंग था उन लोगों के लिए जो स्टेट में रहते थे या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग थे उनके लिए। अवध को इन्होंने सब्सिडरी सिस्टम के अंडर लाए हुए थे और उसमें जो मिलिट्री एक्सपेंसेस के नाम पे 16 लाख रुपए उनसे जो नवाब थे अवध के उनसे वसूल किए जा रहे थे। तो ये सब्सिडरी सिस्टम का हिस्सा बनाया हुआ था इसको, मिलिट्री एक्सपेंसेस के नाम पे 16 लाख। तो खैर ये सिस्टम तो चल रहा था, लेकिन 1856 में क्या होता है, 1856 में जो कंपनी की तरफ से जो रेजिडेंट सिस्टम भी था वहाँ पे। तो कंपनी के जो रेजिडेंट थे वो थे जेम्स आउटरैम। तो जेम्स आउटरैम जो हैं वो जनाब सिंपली एक लेटर लेके जाते हैं अवध के जो नवाब हैं वाजिद अली शाह साहब, उनके आप कह सकते हैं दरबार में। और उस लेटर में क्या लिखा होता है, उस लेटर में लिखा होता है कि आई विलिंगली हैंड ओवर द चार्ज ऑफ द स्टेट टू द इंग्लिश। यानी कि सिंपली वो कह रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से अवध स्टेट का जो चार्ज है या कंट्रोल है वो गोरों को देता हूँ। ये बात लिखी हुई है। और वो जो रेजिडेंट है जेम्स आउटरैम, वो कहता है वाजिद अली शाह साहब को कि आप इस पे साइन कर दें, बस इस पे साइन करें और माने कि जी आप बड़ी बाखुशी अपने दिल की खुशी दिल से खुश होके अवध की जो स्टेट है वो गोरों को दे रहे हैं कंट्रोल में। तो वाजिद अली शाह इस बात पे नहीं मानते, फिर उनको ब्राइबरी यानी उनको रिश्वत वगैरह का ऑफर दी जाती है, वो भी उस पर भी नहीं मानते। फिर उनको फोर्स किया जाता है कि इसके बहुत बड़े भयानक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बड़े आपको नतायज भुगतने पड़ेंगे। वो फिर भी नहीं डरते, 2-3 दिन वो टिके रहते हैं। और फिर आखिरकार क्या होता है, जब उनको कोई भी चारा बनता नज़र नहीं आता तो फिर वो अपनी वो जो उनका एक प्रॉपर तरीका है फोर्सबली एनेक्स करने का, फोर्सबली उन्होंने फिर अपनी फ़ौज को वहाँ पे लश्कर कशी की और पूरी की पूरी अवध की स्टेट एनेक्स कर ली, जम कर ली अपनी एम्पायर में। तो ये अवध का एक केस हमने डिस्कस किया है। इस तरह और भी बहुत सी स्टेट्स थी जो इन्होंने अपनी फोर्स को यूज़ करते हुए अपनी जो थी एम्पायर थी उसमें एनेक्स कर ली थी। और ये जो इनका फोर्सबल तरीका था स्टेट्स को अपने साथ जम करने का, इसकी वजह से बहुत से लोगों के दिलों में नफरत आ गई थी गोरे के खिलाफ, जो कि पक पक के फिर 1857 की जंग अज़ीम जंग आज़ादी में फटी। तो यहाँ पे अवध के केस को क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अवध के जो 80,000 सोल्जर थे, अवध स्टेट के अपने जो 80,000 सोल्जर थे, वो फिर एकदम से जॉबलेस हो गए। और बाद में फिर जब 1856 का ये वाक़या है, तो 1857 में फिर जब ये जंग शुरू हुई तो वही 80,000 जो सोल्जर थे वो किसी न किसी फॉर्म में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हिस्सा ले रहे थे गोरे के ख़िलाफ़। तो ये फिर इसी तरह से और भी स्टेट्स के जो सोल्जर्स थे जो कि बेरोज़गार हो गए थे उनकी स्टेट्स के ख़त्म होने से, या और जो लोग थे जो कि दरबार से या स्टेट की गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह से लिंक्ड थे और बेरोज़गार हो गए थे, उनके अंदर एक नफ़रत पिल रही थी, पक रही थी, जो कि बाद में फिर 1857 की जंग में खुली। तो ये एक बड़ी कॉज थी जो कि हमने डिस्कस की है। उसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक डिस्कस करने की चीज़ है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बेसिकली थी क्या? तो डॉक्ट्राइन लैप्स ये थी कि अगर किसी राजा महाराजा का बेटा यानी कि हेयर सन पैदा नहीं होगा जो कि वारिस होना चाहिए उसकी स्टेट का या उसकी जायदाद का, तो फिर उस राजा महाराजा की या उस नवाब की जो स्टेट होगी वो फिर सीधी गोरे की हो जाएगी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाएगी। ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इसमें जो इसके जो अफेक्टीज़ हैं
वो हैं नाना साहिब और रानी ऑफ झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी। नाना साहब बेसिकली कौन थे? नाना साहब जो थे वो लास्ट आखिरी जो पेशवा थे बाजीराव जो थे, उन्होंने आप कह लें कि नाना साहब जो थे उनको अडॉप्ट किया था, यानी कि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, मेल औलाद जो जिसको वो अपनी वारिस लिख सकते, तो इसलिए उन्होंने अडॉप्ट किया था नाना साहब को। तो उन्होंने अपना नाना साहब को लिखी थी अपनी विरासत, यानी अपना हेयर लिखा था कि मेरी विरासत के जो मालिक होंगे वो नाना साहब होंगे। जबकि इसी तरह झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनकी भी लक्ष्मीबाई ने भी एक अडॉप्ट किया था चाइल्ड, तो उसकी भी जो जायदाद थी या उसकी जो स्टेट थी वो, और नाना साहब की जो स्टेट थी, दोनों स्टेट्स को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत गोरा जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो हड़प कर गया। तो ये इस तरह के इवेंट्स जो थे वो भी फिर नफ़रत की वजह बने और एक कॉज बने 1857 की वॉर की। और आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि 1857 की वॉर में नाना साहिब और रानी ऑफ झांसी ने बड़ी दलेरी से हिस्सा लिया था, बड़े ज़ोर से हिस्सा लिया था, और इनके बड़े इवेंट्स हैं। तो ये इसलिए एक बड़ी कॉज है कि ये लोग जो जिनके साथ जुल्म हुआ था, ज़्यादती हुई थी, उन्होंने फिर बाद में फिर इस वॉर में हिस्सा लिया और ज़ोर से इसको अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। और इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक रीजंस थी। इकोनॉमिक रीजंस में एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी जो ज़रूरी है वो ये है कि गोरे जो थे, गोरे जो ऑफिशियल्स होते थे, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे या जो सिंपल जो जॉब होल्डर्स होते थे गवर्नमेंट के, गोरे मकामियों की बात नहीं हो रही, वो जैसे रिटायर्ड होते थे या अपनी जॉब को क्विट करते थे या किसी भी फॉर्म में, तो उनके जितने भी एसेट्स होते थे, वेल्थ होती थी, जितनी भी दौलत होती थी, वो फौरी अपनी सारी की सारी वेल्थ और जो एसेट्स थे वो इंग्लैंड में ट्रांसफ़र करवा लेते थे। तो ये इस तरह से वो बड़ा एक प्रेशर पड़ रहा था इंडियन इकॉनमी पे कि यहाँ के जो दौलत होती थी या जो एसेट्स होते थे वो हर ऑफिशियल के जाने के साथ उस इंग्लैंड को प्यारे हो रहे थे। तो ये एक इकोनॉमिक रीजंस थी जिसको देख रहे थे मकामी लोग, और उनमें एक नफ़रत की एक फ़िज़ा थी कि उनकी आंखों के सामने कुछ ऑफिशियल्स हैं जी, वो उनकी आंखों के सामने इंडियन माल इकट्ठा करते हैं और फिर लेके इंग्लैंड चले जाते हैं। तो ये इनके लिए एक तकलीफ दे अमल था देखने के लिए कि ये हमारी दौलत को लूटा जा रहा है। तो एक नफ़रत थी यहाँ पे भी, तो ये भी एक कॉज थी। और उसके अलावा एक इकोनॉमिक कॉज जो डिस्कस करना ज़रूरी है वो ये है कि 1793 में जो इंडिया की जो सिल्क की एक्सपोर्ट है वो है 36 मिलियन पाउंड्स की रकम की बात हो रही है यहाँ पे। और ये जो इतनी बड़ी 36 मिलियन पाउंड्स की एक्सपोर्ट है वो एकदम से जनाब आ जाती है सीधा ही 36 मिलियन से 36,000 पाउंड्स पे। कब? 1849 में। यानी कि जैसे जैसे गोरा मजबूती पकड़ता गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वैसे वैसे उन्होंने एक्सप्लोइटेशन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया और जो इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी उसको बिठा दिया, यानी कि अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली, और इंडियन सिल्क इंडस्ट्री जो थी वो बिल्कुल क्रैश करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया उसको कंपनी की तरफ से। तो ये भी एक जो नेटिव जो मकामी एक्सपोर्टर्स थे और जो ट्रेडर थे सिल्क के और ओवरऑल जो ट्रेडर थे, उनके लिए एक तकलीफ दे अमल था और उनके यहाँ एक नफ़रत पाई जाती थी जो एक वजह बनी, कॉज बनी रिवोल्ट की। तो ये डिफरेंट किस्म की हमने पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक जितने भी कॉजेज़ थी उनको डिस्कस कर लिया। लेकिन अब जो इमीडिएट कॉज थी, यानी कि जो फौरी एक वजह बनी, यानी कि इस बम फटने के लिए जो आखिरी स्पार्क था वो क्या था, उसको डिस्कस करते हैं। ये तो एक कंपाउंड इफेक्ट वाले कॉजेज थे ना कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ती चली गई। लेकिन अब हम उस इवेंट को डिस्कस करते हैं जो एकदम से जिसने इस बम को फोड़ा, इस नफरत के बम को। वो था जी एनफील्ड राइफल का एक केस। एनफील्ड एक राइफल थी, एक नई राइफल थी, 1852 में ये इन्वेंट हुई थी और इसको 1856 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इंडियन आर्मी में भी। तो ये जो एनफील्ड राइफल थी, इस एनफील्ड राइफल की जो कार्ट्रिज था, यानी कि इसका जो कारतूस था, उसमें यूज़ हो रहा था गाय, और हो रहा था या नहीं हो रहा था, लेकिन इवेंट ये बना कि गाय और पिग जो है, यानी कि सुअर जो है, उन दोनों की चर्बी इस्तेमाल हो रही है जी इसकी ग्रीस में। ये इस तरह की बात जो थी वो फैली, और ये ऐसी फैली कि फिर पूरी की पूरी जो एक इंडियन आर्मी में जितने भी मकामी सोल्जर्स थे उनमें ये बात फौरी आग की तरह फैल गई। तो उनको पता चला। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि दोनों की मजहबी जज्बात यहाँ पे हर्ट हुए कि क्योंकि वो जो एनफील्ड राइफल का वो जो कारतूस था उसको मुंह के साथ खोलना होता था, उसकी पिन को निकालना होता था।
तो मुंह के साथ खोलोगे तो आपको ज़ाहिर बात है टच होगा, आपके मुंह में वो उसका वो जाएगा असर वगैरह। तो वो दोनों मज़हबों के लिए तकलीफ दे अमल था। कैसे था? गौ जो है, गाय जो है, वो हिंदुओं के लिए बड़ी वो मुकद्दस है, गौ माता है उनकी। तो उसकी चर्बी को चखना या मुंह लगाना या उसको लेके इस तरह वो करना उनके लिए बड़ा तकलीफ दे अमल था, या उनके लिए बिल्कुल नाकाबिले कबूल था। और इसी तरह मुसलमानों के लिए जो पिग है, यानी कि सुअर जो है, उसका गोश्त जो है वो हराम होता है, और उसका गोश्त हो गया या उसकी चर्बी को टच नहीं किया जा सकता या चखा या मुंह नहीं लगाया जा सकता। तो उसके लिए ये दोनों मज़हबों के लिए ये एक तकलीफ दे अमल बन गया। तो ये एक फौरी वजह बनी। और ये वजह कहाँ पे बनी? ये बनी जनाब मीरठ कैंटोनमेंट बोर्ड में, कैंटोनमेंट बोर्ड को सॉरी कह रहा हूँ, मीरठ कैंटोनमेंट में। वहाँ पे मीरठ का जो कैंट था, वहाँ पे जो कुछ फौजी थे उन्होंने रिबेलियन किया इस कार्ट्रिज के ख़िलाफ़, इस कारतूस के ख़िलाफ़। उन्होंने कह दिया अप्रैल 1857 में भी हम ये कार्ट्रिज, हम ये कारतूस जो हैं ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमारे मजहबी जो जज्बात हैं उसको ठेस पहुँचा रहा है। तो अब इसको, इनकी इस मजहबी डिमांड को मानने की बजाय ये जो अप्रैल 1857 में जो रिबेलियन खड़ा होता है, इन सारे के सारे सोल्जर्स को 10 साल की सज़ा सुना देगी, वो भी मुशक्क़त वाली, कैद बामुशक्क़त 10 साल। तो जब इस तरह का एक घटिया किस्म का डिसीजन हुआ तो उसने एकदम से फिर वो नफ़रत का जो गोला था उसको फटा दिया। और फिर देखते ही देखते पूरे का पूरा जो मीरठ था वो फिर रेबिलियन के आग में जलने लगा। और ये फिर 11 मई जो है 1857 जो थे, ये खैर अप्रैल में स्टार्ट हुआ था और मई में इसने ताकत पकड़ ली। और मई के महीने में ये प्रॉपर एक मीरठ का जो कैंटोनमेंट था उसके सारे के सारे जो मकामी सोल्जर्स थे वो बगावत कर चुके हुए थे। तो यहाँ से फिर इन्होंने मार्च करना शुरू किया अपना दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में फिर जाके इन्होंने जो लास्ट मुग़ल एम्पायर था बहादुर शाह ज़फ़र, उसके लिए अपनी सपोर्ट डिक्लेयर कर दी 11 मई 1857 को। यानी कि उन्होंने अपने बहादुर शाह ज़फ़र को अपना एम्पायर मान लिया और उसकी कमांड में या उसके ऑस्पाइसेस में या उसके अंडर फिर ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस गोरे के ख़िलाफ़ या कंपनी के ख़िलाफ़ लड़ने लग गए। तो ये 11 मई 1857 का इवेंट है जब उन्होंने सपोर्ट डिक्लेयर की बहादुर शाह ज़फ़र के लिए। तो आगे फिर जंग के इवेंट्स हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेन कॉजेज़ थी जिसकी वजह से ये जंग हुई।